बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे और आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो मरुस्थल में फूल खिलने जैसी है। रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त और साहित्य से उनका जुड़ाव दोनों रेल की पटरियों की ही तरह है। चलिए पूछते हैं उन्होंने आखिर किया क्या है। जी भारद्वाज जी, क्या किया आपने अब तक बताइएगा। अभी जैसे आप पढ़ाई लिखाई में पूछना चाह रहे हैं या साहित्य में? साहित्य में मैं पूछना चाह रहा हूँ। साहित्य में जी मैं क्या कहते हैं, कब से लिख रहे हैं आप? मैं बचपन से पढ़ाई लिखाई के बाद मैं सन 82 से मैंने लिखना शुरू किया। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में तो मैं मैगजीन में गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने यहाँ GIC से इंटरमीडिएट किया। तब से मैंने वहाँ GIC की मैगजीन में, पॉलिटेक्निक की मैगजीन में, उसके बाद मैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ में हेड पोस्ट ऑफिस में बाबू के पोस्टल असिस्टेंट की हैसियत से रहा। तो मैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ की मैगजीनों में लिखता था। फिर 84 में मैं रेलवे में सेलेक्ट हो गया सर। तो 84 से सिलेक्ट हुआ? मैं रेलवे में इलेक्ट्रिकल चार्जमैन की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ था। मेरा इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा था जी। तो मैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट भोपाल में रहा सर। तो वहाँ भी मैं क्या कहते हैं मैगजीनों में लिखता था। रेलवे की सारी जो रेल सुरभि, रेल संगम और उस टाइम सेंट्रल रेलवे का बॉम्बे BT का वो था। साहित्य का एक बहुत ही बड़ा जुड़ाव था। हमेशा रेलवे के फंक्शन में, हिंदी की कमेटी में, विजिलेंस। क्या लिखते रहे आप मुख्यतः? मैं मुख्यतः कहानी और मैं क्या कहते हैं बड़ी बड़ी परिचर्चाएं, या जैसे राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर मोहन राकेश हैं, इन सब पे मैं कहानियां और छोटी छोटी लघु व्यंग के मैं अक्सर नाटक वगैरह लिखता था। फिर मैं 2008 में से पहले मेरा दोबारा से क्या कहते हैं मैं 87 में दोबारा चीफ PWI सेलेक्ट हुआ। PWI में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी पोस्टिंग जबलपुर हुई। तो मैं जबलपुर रेस्ट हाउस में जहाँ रहता था तो ट्रैक मशीन्स उधर मेरे पास में 3-4 क्या कहते ट्रॉली मैन मिले हुए थे मुझे। तो मैं रेस्ट हाउस में रहता था। तो मेरे कपड़े धोने के लिए पुराने टाइम पे सोडा आता है जो कपड़े धोने का, तो एक मेरा ट्रॉली मैन सोडा लेके आया। तो मैं बचपन से पढ़ाई लिखाई का इतना शौक रहा कि 5th क्लास से, और जब से मैं हिंदी बहुत अच्छे से जानता था, आसपास के मोहल्ले के लोगों को कि मुझे क्या कहते राशन की दुकान से सामान ला के देना, शक्कर, गेहूँ। तो मैं लाइन में जब लगता था तो मैं चंदा मामा, स्पुतनिक, लोटपोट और उस टाइम जो चंपक, नंदन, बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था। तो हमारे घर के पास में एक ओमी साहू जी है, तो वो लाइब्रेरी चलाते थे जो किराए पे किताबें मिलती हैं। तो मुझे वहाँ किसी ने कहा मत चूके चौहान की वो किताब आप पढ़ना बहुत अच्छी है। तो अब मैं उनसे चाहता था, मैंने चाचा वो मच्छू के चौहान आ गई। तो मुझे फिर हंसी में मच्छू के चौहान हमने मंगा दिए, आप इसे पढ़ लीजिए। तो वो हमारे रेस्ट हाउस में जब वो सोने का कपड़े धोने का पाउडर लेके आया, सोडा, तो वो उसने पाउडर डालने के बाद वो कागज मुझे मिला। मैंने उस कागज को पढ़ा। वो कहीं हरिशंकर परसाई के टेक्स्ट बुक का किसी व्यंग की कहानी का एक पेज था। मैं उस कागज से इतना प्रभावित हुआ 1988-89, और मैं वहाँ 2 साल रहा। और क्या कहते उस किताब से मैं फिर हरिशंकर परसाई का मेरे जीवन पर इतना प्रभाव रहा कि मैंने उनको जो पढ़ने के बाद ऐसा महसूस किया कि वो कमलनी की तरह पानी में रह के भी पानी से दूर रहे। उन्होंने बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लाग लपेट के और विडंबना पे, और बहुत ही अच्छा उन्होंने हर चीज पे लिखा। तो भारद्वाज जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि रेलवे की जिस पद पे आपकी नियुक्ति हुई वो बड़ा टेढ़ी खीर जैसा है, जैसा कि मैं थोड़ा सा जानता हूँ। और आपने साहित्य में और उनके उस काम में, रेलवे के काम में कैसे सामने बिठाया? सर, अगर आप वाकई आप ऑलरेडी रेलवे में हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम आपका डिपार्टमेंट है मुझे, और मेरा जो चीफ PWI की मैं हैसियत से रहा, द PWI जॉब ऑफ PWI रफ, टफ, डायनामिक, स्ट्रगल अगेंस्ट द नेचर। जो PWI का जो जॉब है, मैं समझता हूँ रेलवे के जितने भी जॉब में सबसे विषम परिस्थितियों का जॉब। वही मेरा सवाल है कि कैसे आपने तालमेल साहित्य और रेलवे के काम में? उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा लिखने पढ़ने का ऐसा शौक था। मैं कभी कभी ये सोचता था कि मैं ट्रैक के कभी कभी ब्लॉक में, रेलवे के पटरियों के बीच में, मैं कभी कभी के 50 से लेके 60 डिग्री टेम्परेचर मई और जून की गर्मियों में होता है, और तब मेरे दिमाग में कहीं कुछ चीजें आती थी, कोई कहानी या व्यंग।
तो मैं वहां बैठ के लंच में भी, दोपहर प्रोग्राम के बीच में, और मैं बैठ के अपने डायरी पे एक नोट बना देता था, लिख देता था। तब मैं कभी सोचता हूँ कि हमारे माननीय एक्स जो प्रधानमंत्री जी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लिखने के लिए क्या कहते ठंडियों में, वादियों में, जे क्या कहते कुल्लू मनाली में लिखने जाते थे। मैं कभी सोचता हूँ तो मैंने 50, 55 और 60 डिग्री की टेम्परेचर में एक व्यंग्य लिखा जो दिल और दिमाग में हम कहीं भी किसी के ऊपर, मतलब तभी से भारद्वाज जी एक अच्छे व्यंग्यकार के रूप में स्थापित हुए। जी सर, उसमें कहीं भी कहीं देखता हूँ तो जो विसंगतियां हैं उन पर तुरंत नजर जाती है कि आजकल, और उस चीज को जो दिमाग में बैठा लेता हूँ। फिर मैं कभी ऐसा हुआ कि आप रेलवे की नौकरी में हैं और व्यंग्य की कोई आपके अंदर कौतूहलवश कोई चीज शुरू हो गई तो आपने काम रोक के पहले व्यंग्य लिखना शुरू कर दिया? नहीं, क्या नौकरी के साथ भी मुझे क्या कहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रेन वगैरह के मूवमेंट के लिए मैं ट्रैक मशीन्स में सेल्स परचेज चेजिंग का भी काम देखता था। तो ऑल ओवर इंडिया ट्रेन वगैरह मूवमेंट पे जाता था। तो मैं परिचालन से संबंध नहीं था मेरा, डायरेक्ट परिचालन से संबंध नहीं था। मैं क्या कहते एक्स कैडर में, मैं बाप का बेटा हूँ और मौसिया के खेत रखाता रहा। मैं डायरेक्ट बीडब्ल्यूआई हूँ, लेकिन मैंने ट्रैक मशीन, मेरा एक्स कैडर था। तो क्या कहते डायरेक्ट ट्रेन की वर्किंग में, ऑपरेशन में नहीं था। जो ऊपर वाले की मुझ पर मेहरबानी थी। और मैं रेलवे में हिंदी विभाग है, वहाँ भी आपने अपनी रचनाएं भेजी, छपी? सर मैं क्या कहते 89 में जबलपुर से ट्रांसफर होकर झांसी आ गया था। तो वहाँ परसाई जी के पास के बाद में फिर मैं हर साल यहाँ झांसी में क्या कहते हिंदी के सेक्शन में, हिंदी में क्या कहते हमेशा 4 प्रतियोगिताएं होती हैं उस हिंदी सप्ताह के अंदर। हिंदी सप्ताह के अंदर हिंदी जो पखवाड़ा यहाँ झांसी में, और रेलवे का जो हिंदी की सेवा के लिए रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रेलवे के उसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हिंदी पखवाड़े में निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, ऊपर वाले की दया दृष्टि से कि ज्योति प्रकाश जी, मैं बचपन से मेरी राइटिंग भी, पोस्टर, पेंटिंग, और ऊपर वाले माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि मुझे हर बार 5-6 अवार्ड हिंदी में, और उसी से जस्ट लगा हुआ 30 अक्टूबर को क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजिलेंस वीक होता है। विजिलेंस वीक में भी यही 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, पोस्टर, पेंटिंग, स्लोगन, निबंध। सब में आप जीते? सब में मैं जीतता था। एक बार तो एक वो डीआरएम साहब थे, एक एसके अग्रवाल, तो यहाँ जो मेरे को लगा था, और मैं 2005 से डेपुटेशन पे फॉरेन चला गया था, मैं रेलवे से एयरकॉन में। तो 2000 मैं सर मोजाम्बिक, वो भी पूरे वर्ल्ड का कंट्री जो है अगेंस्ट हेल्थ, मोजाम्बिक जहाँ आदमी, अफ्रीका में सबसे भयंकर, जहाँ सूखा वूखा पड़ता है, बहुत गजब की गर्मी होती है। वहाँ क्या क्या करने गए थे आप? मैं सर क्या कहते मेरे घर के पास में, मैं जहाँ नगरा में मेरा पेरेंटल घर है, एक बाबूजी पीडी शर्मा साहब रहते थे। वो किसी टाइम में स्विट्जरलैंड चीफ ड्राफ्ट्समैन के उसमें ट्रेनिंग में शिप से गए थे। तो हमारे मोहल्ले में उनको बहुत इज्जत और मान सम्मान, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी फॉरेन डेपुटेशन से आए थे। तो बचपन से मेरी एक वो थी कि मैं जब भी कभी जाऊंगा ऑन डेपुटेशन या ऑन ड्यूटी फॉरेन जरूर जाऊंगा। इससे क्या है, एक इज्जत मान सम्मान मिलने की बात थी। तो वो मेरे मन में कहीं ना कहीं बात थी। मेरा 1999 में रेलवे से मेरा एक बार सिलेक्शन इंग्लैंड के लिए हुआ। तो मेरे अफसर ने मुझे नहीं रिलीव किया, बोले यार 6 महीने का प्रोजेक्ट है और तू जितने में जाएगा आएगा, टाइम निकल जाएगा। कई अफसर जब जो हम लोग उनके साथ रहते हैं, ऐसे पर्सनल सेक्रेटरी और द चीफ पीडब्ल्यूआई में जो उसमें उनकी जो हेल्प के लिए रहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग हैंड है ये कहीं ना जाए। फिर 2003 में मेरा मलेशिया के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर भी मुझे नहीं जाने दिया। 2000 ऐसे में जब आप नहीं जा पाए तो आपने उनको कोसा? अब कोसने का क्या है, जैसे इमीडिएट बॉस है तो हमारे पास एक इमीडिएट मेरे गॉडफादर प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर मिस्टर A.K. मेहरोत्रा, जो हमारे झांसी के पास के हैं। तो मैंने बचपन से एक चीज पढ़ी थी मेरी माँ के उसमें कि लॉर्ड शंकर को आप सेट रखिए, दुनिया आपके एकदम जमीन पर चलेगी। तो मैंने पीसी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, एक गॉडफादर की तरह उन्होंने रेल में, और मेरे एक डिप्टी चीफ इंजीनियर मिस्टर मूर्ति, इन दोनों को, मेरे भविष्य को, मेरी पर्सनैलिटी को बनाने में विशेष योगदान है। और तो उन्होंने मुझे 2005 में रेलवे स्टेशन पे देखा, वो दिल्ली से आए थे,
और वो क्या कहते हैं अनडिवाइडेड रेलवे के 1990 से लेके 2003 तक 12 या 13 साल प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर रहे सेंट्रल रेलवे के। तो उन्होंने मुझे स्टेशन देखा, क्योंकि उन्हीं ने मेरा सिलेक्शन इंग्लैंड के लिए किया था, उन्हीं ने मलेशिया के लिए। तो मैं स्टेशन उनको मिला, जनवरी की सुबह थी। बोले भारद्वाज तू यहाँ घूम रहा है, तू वहाँ मलेशिया नहीं गया? मैंने कहा सर मुझे रिलीव नहीं किया। बोले मुझे बताना चाहिए था। तो उन्होंने मुझसे कहा मोजाम्बिक जाएगा? मैंने कहा सर कहीं भी जहाँ हवाई जहाज लेके जाता हो मैं बाकायदा जाऊँगा और ऑन ड्यूटी बाहर। तो उन्होंने कहा तुरंत आप इरकॉन में एक प्रोजेक्ट निकला है। मैंने सर लेटर भेजा, बोले पुराने उसका रेफरेंस देते हैं। उनके माध्यम से फिर मेरा सिलेक्शन इरकॉन और राइट्स में मेरा इंटरव्यू हुआ। इरकॉन और राइट्स का राइकॉन का कंबाइंड प्रोजेक्ट था, मोजाम्बिक प्रोजेक्ट रेलवे का। 750 किलोमीटर रेलवे की लाइन थी। वहां पर पुर्तगीज 1975 पर राज्य किया। पुर्तगीज ने रेलवे लाइन और सब कुछ मेंटेन किया था। तो वहां के मोजाम्बिकन्स ने जो नीग्रो हैं उन्होंने वहां पे तख्ता पलट और ये सब हुआ, तो उनको 24 घंटे में देश छोड़ने का सब छोड़ दिया था। तो 19 से वापस कब आया? हम सर वहां पर 27 महीने मैं डेपुटेशन पे वहां गया। तो क्या कहते 2006 जनवरी 2006 में गया हूँ और 31 अप्रैल को मैं वापस इंडिया आ गया था। भारद्वाज जी के लेखन के अलावा और क्या क्या शौक है जो हमारे बंजारा बीट के दर्शकों को आप शेयर करना चाहें? सर मुझे क्या है, एक तो मैंने इसमें अपना लेख में एक जगह कहीं लिखा है किट का कमाल। इंसान को अपना पर्सनैलिटी ओटीएम है, वन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, अपने शरीर का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए और बहुत शानदार कपड़े लत्ते पहनना चाहिए। आप दिल और दिमाग से जितने भी अच्छे होंगे, आप अच्छा जितना सिंपल सोबर बिहेवियर करेंगे तो वो आपका दिल दिमाग बहुत सॉफ्ट रहेगा। मैं शानदार, मुझे क्या है, मैं अपने आप को कभी कभी गरीब परिवार का नेहरू कहता हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरी पर्सनैलिटी 6 फुट जैसी नहीं दी। तो क्या गॉड मेक्स मैन एंड वी मेक्स जेंटलमैन। कहीं मैंने कपड़े के किसी टेलर के पास, तो मुझे टॉप क्लास के बचपन से बाल कटाने का शौक, अच्छे से अच्छे मुझे कपड़े पहनने का शौक। एक सवाल बड़ा याद आ गया कि आपकी गाड़ी का रहस्य क्या है? क्योंकि मैं बरसों से आपकी गाड़ी फ्रेंड्स देख रहा हूँ और उसमें हालांकि आप बहुत स्मार्ट भी लगते हैं, बताएंगे आपको? सर मैं क्या 1982 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ में, जब यहाँ पोस्टल असिस्टेंट झांसी में था, तो मैं पूरी दाढ़ी रखता था। उसी में फिर मैंने फ्रेंच कट जो कट किया, तो ये मेरी पर्सनैलिटी पे और एक मुझे दाढ़ी रखने का नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो बनाते बनाते अचानक कट गई हो? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही दाढ़ी को मेंटेन करता हूँ। तो मैं कई बार अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, लोगों से भी कहता हूँ कि आई एम सीनियर टू मिस्टर अमिताभ बच्चन। मैं उनसे 20 साल सीनियर हूँ। मैं 1982 से फ्रेंच कट दाढ़ी रखता हूँ। अमिताभ जी शायद 1998 या 2000 से उन्होंने रखना शुरू किया। तो पहले पूरी इसीलिए रखा कि अमिताभ बच्चन ने रखते? नहीं, अमिताभ से तो मैं 20 साल पहले से रख रहा हूँ, 1982 से रख रहा हूँ। वो दाढ़ी से मेरी पर्सनैलिटी का क्या फायदा मिलता है इस आकर्षक दाढ़ी रखने से? मैंने कहीं मोहम्मद साहब को मुस्लिम लॉ में या मुस्लिम जो उस सब में पर्सनैलिटी में पढ़ा है कि आप जैसे पुराने टाइम पे आप राजे महाराजों को देखो, जो पंजाबी लोग हैं सरदार, जो पगड़ी पहनते हैं, तो फेस का लुकआउट जो है वो एक अच्छा सा हो जाता है। तो दाढ़ी से मेरी पर्सनैलिटी जरा लंबी चौड़ी सी दिखाई देती है और चेहरे पे एक मैच्योरिटी रहती है। और साहित्यकार को, लिखने पढ़ने वाले को एकदम मैच्योर्ड होना चाहिए। कभी ख्याल आया कि इसको हटाया भी जाए? सर क्या कहते, जब मेरी शादी होने को थी तो हमारे मामा जी बहुत, भाई तू ऐसे दाढ़ी रखता है कि शादी भी ऐसे ही करेगा। शादी से पहले से रखते रहे? मैं सर 82 से रख रहा हूँ और मेरी शादी 93 में हुई थी, 92 में हुई है। तो क्या हुआ शादी में? शादी में मेरे मामा जी कहने लगे कि तुम ऐसे जब फ्रेंच कट दाढ़ी में ही ऐसे ही जाओगे। मैंने कहा भाई मामा 10,000 रुपया अगर दे रहे हो नगद तो मैं दाढ़ी काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। तो उनसे पैसे लिए रात में, फिर सुबह मैंने दाढ़ी काट के, तब केवल शादी में मैंने बगैर दाढ़ी के रहा हूँ और मैं दाढ़ी हमेशा ही रखता हूँ। आपकी जीवन संगनी को आपकी दाढ़ी पसंद आई? सर अब जीवन संगनी को दाढ़ी या घर परिवार पर्सनैलिटी को ये लोग कोई किसी को इतना वो नहीं कहते। वो उनका रहता है कि हमारे आदमी का बिहेवियर अच्छा हो, घर परिवार के प्रति लुकापटा करता हो, बाकी दाढ़ी से बाल से। बाकी उनका कहना है कि कभी कभी अरे जो दाढ़ी मेरे फादर भी हमेशा कहते थे कि मुझे ऐसा चिड़िया का घोंसला जैसा रख लिया है आपने।
तो उनको भी हमेशा वो भी कहते थे जी क्या तब मैं मर जाऊंगा तब कटाओगे। तो एक बार मेरे फादर की डेथ के बाद भी मैंने दाढ़ी, मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, एट द एज कटानी पड़ी थी 52 ईयर्स। नहीं, मैंने तब दाढ़ी, क्योंकि मैं सोचा मेरे फादर को मरने की अभी डेथ की उम्र नहीं थी। तो मेरी दादी 98 में जाके जब खत्म हुई है, मैं पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर था यहाँ कॉमर्शियल, तब मैंने दाढ़ी और मूछ तब वहाँ कटाई थी, जब मैं पिंडदान के लिए वहाँ गया अपने घर पर। उसका फिर वापस फिर हाँ, फिर मैंने रख ली। मैं कभी भी अगर कभी धोखे से दाढ़ी काट भी देता हूँ तो दूसरे जब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है, एक तो मैं हैट पहनता हूँ तो लोग अगर मैं हैट क्यों नहीं पहना हूँ यार, और अगर मैंने दाढ़ी काट दी तो 20 आदमी पर्सनैलिटी से कुछ छूटते ही पूछते हैं अरे आप दाढ़ी क्यों काट दिया, जैसे मैंने उनको पब्लिक प्रॉपर्टी को एकदम नुकसान पहुंचा दिया। तो अच्छा, भारद्वाज जी का इसके अलावा कोई ऐसा शौक भी है जो लोगों को पता ही नहीं? सर शौक क्या है, बाकी ऐसा है सर, देखिए मैं फॉरेन रहा डेपुटेशन पे मोजाम्बिक, तो मैं खाने पीने में इंसान छोड़ सब खाता हूँ, और पीने में मोरारजी देसाई वाला आइटम छोड़ सब पीता हूँ, और द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर बाकी कोई चीज़ है ईश्वर ने जो क्या कहते हैं जो सब बनाया है, जो आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान ना पहुँचाए, वो आप उसे कीजिए। और मेरा घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, तो जैसे आप पूरा हिंदुस्तान घुमाए हैं, मैंने पूरा हिंदुस्तान भी विजिट किया, और मैं जो फॉरेन डेपुटेशन पे गया था तो मैं 5 कंट्री और विजिट करके आया हूँ। कहाँ गए? मैं मोजाम्बिक जाते में हम यहाँ से दुबई जाते थे, तो एक दिन का जाने में एक दिन पूरा हॉल्ट रहता था 24 आवर, और आते में भी हम लोग की फ्लाइट वगैरह एक दिन। तो मैं दुबई आसपास के इलाकों में दुबई पूरा विजिट किया। फिर मोजाम्बिक जाते में हमारी एक बार फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की कैपिटल, वहाँ मैंने विजिट किया। फिर हम लोग मोजाम्बिक में एक बार हम लोगों ने टूर वहाँ से रखा था करीब 1 हफ्ते के लिए, तो हम लोग वहाँ से जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है हरारे, वहाँ पूरा सब विजिट किया। और वहाँ हमारे मोजाम्बिक कंट्री से लगे हुए 2 कंट्री हैं, तो वहाँ आपने विदेश यात्राएं खूब की है जी। एक सवाल बड़ा दिलचस्प है कि भारद्वाज जी को विदेश यात्रा में ज़्यादा मजा आया या हिंदुस्तान का जो टूरिज्म है वो ज़्यादा अच्छा लगा? सर ऐसा है, जो हिंदुस्तान का टूरिज्म है एक संस्कृति है, एक आस्था है। आप कहीं भी जाइए और जो मिट्टी की सुगंध है वो हमारे हिंदुस्तान में है। और फॉरेन में आप कहीं भी जाते हैं, मैं जहाँ मोजाम्बिक गया तो वहाँ लोग क्या कहते इंसान छोड़ क्या कहते वो ज़मीन पे जो भी उनका है इंसान, तो वो करीब वो ज़मीन पे जो भी दौड़ भाग रहा है वो उनका मटन है, और जो फ्लाई कर रहा है वो चिकन है, वो सब कुछ खा जाते हैं। तो वहाँ केवल आपको फॉरेन में केवल तोते और जो कौवे और छोटी छोटी चिड़ियाँ ये केवल बसते हैं। तो बाहर आप जब जाते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं विक्टोरिया फॉल्स है, पानी चारों तरफ से गिर रहा है, तो आप केवल नेचर की खूबसूरती वहाँ देख लेते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान का वो यहीं आके रहती है। मैंने वहाँ फॉरेन रह के भी हिंदुस्तान को याद करते हुए कविताएं लिखी। घर परिवार जो इंसान को जब भी आज भी हम कहीं अच्छे 5 स्टार होटल में दिल्ली बॉम्बे और कहीं भी जाते हैं और कुछ भी खा पिया है, लेकिन अपने घर की जो दाल रोटी आदमी घर सुकून अपने घर में ही पाता है। चलिए भारद्वाज जी, अब आप हमें बताइए कि आपकी कौन कौन सी पुस्तकें और कौन कौन सी रचनाओं का प्रकाशन हुआ? देखिए जी, मैं 2008 में फॉरेन से आ गया था, तो मैंने 2010 से जो क्या कहते हैं अमर उजाला का सिस्टम कंसर्न है DLA, मैंने DLA में कितने साल लिखा? मैंने सर करीब 1 साल 2010 से 2011 व्यंग रचनाएं मैं व्यंग रचनाएं पूरा मैं कॉलम लिखता था, और हर बुध को यहाँ छपता था, और आगरा से छप के आता था। और मैं अपने ऑफिस की टेबल पे मंगल की शाम 6 से 7:30 बजे के बीच में अपने जो भी दिमाग में आता था, सिंगल साइडेड मेरे रफ यूज के पेपर रहते थे, मैं 1.25 घंटे में एक कॉलम लिखता था। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ छपी? फिर पूरी जो मेरे जो व्यंग का पूरा कॉलम छपने के बाद मेरे यहाँ जो 74-75 व्यंग निकले, उसके बाद मैं मेरी एक कभी किताब बॉम्बे से लाल किताब में लिखा था यूँ 2019 में, 2019 में मेरी किताब इसका प्रकाशन
आपके पब्लिकेशन बॉम्बे से हुआ है। अच्छा। तो इसको अभी मैंने यहाँ अवार्ड वगैरह के फंक्शन के लिए भी इसको भेजी है जी। और क्या छपा आपका? दूसरी किताब मेरी थी अभी रिसेंटली, बता दूं क्या, ये क्या कहते 15 दिसंबर 2020 को व्यंग्य संकलन है ये। व्यंग्य संकलन है। इसमें पूरे हिंदुस्तान के 14 व्यंग्य लेखक हैं, उसमें आपको भी स्थान मिला है। जिसमें पद्मश्री ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर हरीश नवल साहब, डॉक्टर सुधीश उनके साथ आपको स्थान मिला है। इनके साथ मुझे भी स्थान मिला है। और किसमें आप छपे हैं? और सब जो क्या कहते मेरी कंबाइंड जो किताब है, जो मेरी कविताओं का एक संकलन है, ये निखिल प्रकाशन आगरा से है। मेरी भी कविता साझा संग्रह, इसमें भी आपका कई, इसमें मेरे कवियों के साथ मेरी ये रचना है जी सर इसमें। और रेलवे की मेरी मैगजीन्स, इसमें जो मैं रेल बुंदेलश्री यहाँ निकलता है, तो इसमें मैं हमेशा मेरे हर साल लेख निकले हैं रेलवे से। कोई आपको रेलवे के हिंदी विभाग से कोई पुरस्कार वगैरह से नवाजे गए आप? हाँ सर, मुझे हर बार पुरस्कार DRM से, GM से, मुझे सब प्रशस्ति पत्र, कहीं मुझे इसमें व्यंग में, कहीं जे निबंध में, और जो क्या कहते हैं, और हाँ कई जगह आपको, कई जगह हर जगह, कहीं GM से हैं, DRM से, और हमेशा पूरे सारे अखबारों में। जी आप सब देखिए बहुत। बालराज जी, अब आप हमें ये बताइए कि अब चूंकि आप सेवानिवृत्त हैं। हाँ जी, ये एक महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान ये हमको राज्यपाल मेघालय ने किया था शिलोंग में। जी 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 जी। मैं पूछ रहा था कि आप चूंकि आप सेवानिवृत्त हैं, भरपूर समय है आपके पास, तो आप साहित्य में आप क्या नया प्रयोग करने जा रहे हैं? सर मैं साहित्य में अभी भी क्या कहते जो अभी एक हमारी रिसेंटली मैगजीन यहाँ से निकलती है, अभियान टुडे, तो मैं इसमें भी आपको बाकायदा लिख रहा हूँ, वो आपको दिखाता हूँ मैगजीन। और मैंने क्या कहते हैं अभी ताज़ा मैंने LLB में एडमिशन ले रखा है। अच्छा, अभी इस समय में पढ़ाई जा रही है? हाँ सर, क्या हुआ, मैंने 5 साल पहले BRS लिया है सर। मेरी 55 साल की उम्र थी, तो मैंने 2017 में 21 सितंबर को अप्लाई किया, जुलाई में मुझे 2018 में वो मिल गया। उसके बाद LLB करने का उद्देश्य क्या है? सर मेरा LLB करने का उद्देश्य ये है कि जितना भी ज्ञान की जो भी आपको उपलब्धि हो जाती है, प्राप्ति होती है, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप जान जाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाती है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल होता है। और दूसरी चीज़, ईश्वर की दुआ से, माँ सरस्वती की कृपा से मुझे इंग्लिश की, हिंदी की, प्रेजेंटेशन, राइटिंग बहुत अच्छा काम है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि लोगों को मैं न्याय प्रदान करूँ। मेरा अभी 3 सेमेस्टर मेरे LLB के हो गए, 13 साल का मेरा LLB और रह गया, क्योंकि मैंने BRS जब लेने के लिए तो मेरे अफसरों ने लीगल जो कि BRS हो सकता था मुझे नहीं दिया। मुझे तो आप चाह रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ वो औरों के साथ ना, और मैं दूसरों की हेल्प भी करूँगा, उसमें मैं लिखूँगा, और जितनी भी जो मेरी प्रैक्टिस है कि दूसरों के लिए, और अभी उससे पर्सनैलिटी में एक चार्म रहता है पढ़ाई लिखाई के। मैं अभी भी भारद्वाज जी का और ऐसा कोई पक्ष जो इतना सारा आप बता रहे हैं, बहुत कुछ और भी है जो लुका छुपा है? बाकी सब कुछ मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, सारा कुछ मेरा फ्रंट लाइन में। तो ठीक है, समझ आता है कि आपको कुछ कहना होता है, कह देते हैं, तो आपके इस कड़वेपन से लोग दुखी नहीं होते? सर क्या है, अगर कोई आदमी, मैं क्या है नाजायज बोझ नहीं लेता हूँ। घर में, परिवार में मेरी मिसेस भी है, मेरे बच्चे हैं, कोई भी बात होती है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। और मैं कई चीज़ें, मैं मेघालय से आ रहा था, मुझको ऐसा लगता है कि मुझे कैवल्य प्राप्त हो गया, मैं एनलाइटन हो गया हूँ, तो मैं मान, सम्मान, अभिमान इनसे परे हो गया हूँ। तो कोई भी चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है उनसे मैं बातचीत करता हूँ, नाजायज बोझ नहीं ढोता हूँ, नाजायज जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उसको मैं ढोता नहीं हूँ। जहाँ आप इतने साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो स्थानीय नगर की जो बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, बहुत सारी संगोष्ठियाँ होती हैं, उसमें आपका आना जाना होता है? सर मैं अभी क्या कहते हैं, एक अभियान टुडे यहाँ मैगजीन निकलती है, तो हमारे श्री हरेंद्र सक्सेना साहब हैं, 84 ईयर्स के हैं, उनके बेटे निकालते हैं, तो उसमें भी मैं जाता हूँ संगोष्ठी में। और हमारे अभी श्री भटनागर साहब, श्री मनमोहन भटनागर जी हमारे हिंदी राजभाषा अधिकारी हैं, अभी नवंबर से रिटायर हुए हैं, और उनके साथ भी उठना बैठना है। और मेरा अभी रेडियो स्टेशन पे
27 जनवरी को मैंने नेपच्यून ग्रह का झरर घाट वाला बाबा, उसके ऊपर मैंने क्या कहते हैं मेरी कहानी जो व्यंग का एक लेख है वो रिकॉर्ड हुआ था, और 28 जनवरी की शाम 7:10 पर रेडियो स्टेशन से उसका प्रसारण हुआ है। तो अब मेरे पास वक्त है, क्योंकि रेल की नौकरी में पूरी जिंदगी हम लोग बहुत जिम्मेवारी से, बड़े डेडिकेशन से करते हैं। तो मैं अब रेडियो स्टेशन वगैरह के लिए प्रोग्राम है मेरा, छतरपुर में मेरी अभी बातचीत हुई है, भोपाल बातचीत हुई है। मतलब बाकी का सारा जीवन साहित्य के लिए समर्पित करना चाहते हैं जी, साहित्य में और घर परिवार के लिए घूमना फिरना। मेरा एक बेटा अभी बड़ा एमटेक करके वो है, वो अभी एग्जाम्स वगैरह दे रहा है, मेरे साथ रहता है। छोटा बेटा यहीं झांसी मेडिकल कॉलेज MBBS में है। दोनों बच्चे अपने लोकाप्टर अपना स्टैंड बोर्ड हैं, और दूसरी चीज में अपना घूमता फिरता हूँ। भारद्वाज जी से अगर एक बड़ा चटपटा सवाल पूछा जाए, जी, इतना सब कुछ किया और इतना कि वो सामान ही रहा आपके पास, बहुत सारा आपके पास संकलन है जी, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए जी कि वापस अगले जन्म में तो क्या आप देवेंद्र भारद्वाज के रूप में आएंगे या कुछ और मॉडिफाइड हो करके आएंगे? सर, देवेंद्र भारद्वाज के रूप में, और मॉडिफाइड में क्या है, 1 फुट पैर भगवान और जरा लंबे दे देता, दाढ़ी यही रहेगी, दाढ़ी यही रहेगी, अपर पोर्शन यही रहेगा, भगवान की दुआ से केवल थड़ बहुत खूबसूरत अच्छा लॉर्ड गणेश की तरह है। पैर बहुत छोटे, बस जो पैर जो है ना, बाकी जो पैर थोड़े से 1 फुट और लंबे होते तो आप अमिताभ बच्चन जैसे होते। अमिताभ बच्चन जैसे तो क्या, उनसे और ज्यादा अच्छे समझदार ही होते। चलिए, तो ये थे देवेंद्र भारद्वाज जी, जो बहुत अच्छे रचनाकार हैं, रेलवे से सेवानिवृत्त हैं, और इन्होंने बेबाकी से अपनी पूरी बात रखी। बंजारा बीट के दर्शकों के लिए आप अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं बंजारा बीट्स आपके जो भी लोग देखते हैं, एक तो जिंदगी में अपना रहन सहन, खाना पीना, अपनी सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, और जितना आप सिंपल, सोबर और नेचर के करीब होंगे, आप लॉन्ग लाइफ रहेंगे। आप अपना पढ़ाई लिखाई के अलावा अपना कैरियर को देखिए, उसके अलावा कोई म्यूजिक है, साहित्य का शौक है, कोई घूमना फिरना है, पेंटिंग है, आप अपना जीवन गुजारने के लिए जितने साल की आपकी उम्र है, कम से कम उतना टाइम आप अपने पर्सनैलिटी को, योगा है, आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, उसके अलावा किसी आप विधा पे देते हैं, संग तो आप लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग रन रहेंगे। खुश मिजाज रहिए, मस्त रहिए, और अपने काम को पॉजिटिव एटीट्यूड में व्यस्त रखिए। यही मेरा आपके बंजारा देवेंद्र भारद्वाज जी, जो बड़े फनी, हर फन स्टाइल में आपको बता रहे थे कि जिंदगी जीने का रहस्य अगर ये है तो जिंदगी का स्वाद ही कुछ और हो सकता है। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। प्रकृति से साक्षात्कार। अपने देश से दूर मोजाम्बिक की एक सुबह, चमकीले रेशमी रेतीले लाल बालू और मिट्टी के लहराते लंबे सीधे रास्ते। मैं अक्सर इन चमकीले रेशमी रास्तों से गुजरता हूँ। दोनों ओर घने, खामोश और निर्जन वनों को देखता हूँ। मीलों लंबे रास्तों में कहीं कहीं कोई लॉरी, ट्रक और कार मिलती है। कई हिरणों के झुंड का भागते हुए निकलना, तमाम फासलों के गुजरने पे कहीं जंगलों से बंदरों के समूह झांकते हैं। हमें कार में अपनी ओर आता देखकर भय और विस्मय से दोबारा जंगलों में छुपकर हमें निहारते हैं। काले और लाल मुँह के बंदरों को देखकर अक्सर मुझे ये लगता है ये जंगलों से ऊबकर चमकीले लहराते रेतीले रास्तों पर आते हैं, या 21वीं सदी के हम मानवों को इन रास्तों पर देखकर दोबारा जंगलों में चले जाते हैं। दूर 50 किलोमीटर के गुजरने पर जंगलों से कहीं कहीं गांव झांकते हैं। गांव में बांस, लकड़ी, पत्ती और मिट्टी के बने घरौंदे मुझे अक्सर प्रकृति के करीब ले जाते हैं। इन छोटे छोटे गांवों में, मिट्टी के घरौंदों में रहते यहाँ के भोले भाले मानव मुझे शहरी संस्कृति के बिजली, टीवी, मोबाइल, बीपी, डायबिटीज, डिप्रेशन और असीमित तृष्णा के अभाव के बिना मुस्कुराती और जिंदगी के सीमित संसाधनों में रचे बसे नजर आते हैं। इन जंगली रेतीले रास्तों में अपने देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर सीढ़ी पर बसती किशोर, चंदन दास, जगजीत सिंह और गुलाम अली की गज़लें हमें अपने देश भारत से जोड़ती हैं। दिल व दिमाग में चलती अपने व परिवार की यादें हमें इन धुनों से और करीब लाकर दिलों को राहत देती है।
रंग बिरंगी तितलियों के झुंडों में उड़ते समूह, कहीं पीली, कहीं सफ़ेद, कहीं काली, कहीं अनेकों रंगों के अनूठे संयोजनों से युक्त डिजाइनर परधानों के रंगों सी आकृतियाँ, आसमानों में भूरे बादलों के समूह का छाना, अनेकों उभरती आकृतियाँ मुझे अक्सर प्रकृति से साक्षात्कार कराती हैं, मुझे प्रकृति से अक्सर साक्षात्कार कराती हैं। सातिराना अंदाज, सातिर इंसान की किसी से भी तुलना ना कीजिए। यह ना देवता है, ना हैवान, और ना ही पशु, और ना ही पत्थर है। कर्तव्य, दया, करुणा, सहृदयता एवं इंसानियत के गुणों से परिपूर्ण मानव ही देवता हो जाता है। नीचता, अधमता एवं कपटता से परिपूर्ण सातिर मानव ही दानव कहलाता है। पशु अपने स्वभाव में जीता है, उसकी प्रशंसा या निंदा व्यर्थ है। पत्थर पसीजता भी है, उस पर जमती है धूप भी, लगातार बहते पानी की जलधारा के निशान भी उभरते हैं। ये सातिर यूं पत्थर भी नहीं है। मानवता को कलंकित करते इनके मिलावटी रूप, चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य सामग्री एवं भवन सामग्री में सातिराना हथकंडे अपनाकर इन सातिरों ने परोपकार, सेवा एवं धर्म के मानवीय सोपानों को धराशायी कर कालनेमी रूप के झीने आवरण से ढककर झुठला दिया है। सत्य में 100% सातिर मानव कालनेमी दानव हो गया है। मानव में मानस में वर्णित है, लख सुवेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उगरई अंत न होई निभाऊ, काल नेम जीव रावण राहु।